जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, मैं हूँ एस डी वर्मा और हम लोग आज बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग जानेंगे क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने देखा था वो ट्रेडिशनल मेथड था, डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने आगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात किया था। क्लियर है, वो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। ठीक है, ओके। फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या जानेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पर देखो लिखा है वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब किसका अरेंजमेंट? सेल का अरेंजमेंट। क्या बोल रहा हूँ? सेल का अरेंजमेंट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, वो किस तरीके से अरेंज है, उसके बारे में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्राइटेरिया जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये देखो आपके बुक में ये सब नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये सब कहाँ मिलेगा? आप जब आप फाइलम पढ़ोगे, जब आप फाइलम पढ़ोगे उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको एक साथ पहले पढ़ लेते हैं, क्या होता है, फिर जब फाइलम पढ़ाऊंगा तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है क्या? ओके। फिर दूसरा बात करेंगे बॉडी के सिमेट्री के बारे में। क्या बात करेंगे? बॉडी के सिमेट्री के बारे में, कि अगर किसी बॉडी को कट कर दिया जाए, क्या वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब कोई बॉडी जो है वो पूरे तरीके से सिमेट्री है या एसिमेट्री है। समझ में आई नहीं? बात करेंगे आगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेना है। फिर एक क्राइटेरिया है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनमें किस लेवल का जर्माइनल लेयर है, किस लेवल का जर्माइनल लेयर है, आगे बात करेंगे। फिलहाल ध्यान में रखो क्या, कि हम लोग जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम लोग ये क्राइटेरिया यूज करते हैं, दैट इज डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। फिर बात करेंगे बॉडी सीलोम के बारे में, दैट इज बॉडी कैविटी के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन। क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन। फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। क्या क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आता है? बॉडी सिमेट्री। फिर क्या आता है? डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। फिर क्या आता है? बॉडी सिलोम, दैट इज बॉडी कैविटी। एंड नेक्स्ट इज बॉडी सेगमेंटेशन। क्या आता है? बॉडी सेगमेंटेशन। सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देख लो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब बॉडी के अंदर किसी एनिमल की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, मतलब डेफिनेटली हम लोग ऑर्गेनिज्म अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब कौन? एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एनिमल्स के अंदर किस तरीके से सेल्स अपने आप को अरेंज किए हुए हैं उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल है वो है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर जो एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल्यूलर लेवल पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे उनके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही देखने को मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या नाम दिया है? देखो, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम दिया है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। मतलब सेल्स कैसे हैं? कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लूजली अरेंज्ड है। कैसे हैं? लूजली अरेंज्ड है। इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा किस फाइलम में देखने को मिलता है? दैट इज पॉरीफेरा। कौन से फाइलम में? पॉरीफेरा। सर आपने वर्ड इस्तेमाल किया फाइलम, है ना। ये फाइलम क्या होता है सर? फाइलम कुछ और नहीं बेटा, बल्कि एक तरीके का हायरार्की है। क्या है? हायरार्की है। जैसे कि बात करूँ मैं तो देखो, सबसे हाईएस्ट जो हायरार्की वो है किंगडम। ठीक है, किंगडम। फिर आता है किंगडम फाइलम। ठीक है, किंगडम फाइलम, क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। क्लियर है? ये होता है हायरार्की। ये क्या होता है? हायरार्की। मतलब सबसे पहला क्या आता है? किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के बाद फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है। मतलब हम लोग पूरे एनिमल किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं। और एनिमल किंगडम में भी सब डिविजन्स है। एनिमल किंगडम में भी क्या है? सब डिविजन्स है। बेसिकली कुछ और एनिमल की क्या है? सब डिविजन्स। ठीक है, एनिमल किंगडम में क्या है? सब डिविजन्स है। ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलम। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूँ स्नेक की बात करूँ अगर मैं, तो उसको अलग फाइलम में रखा है। जो फिशेस है, जो तैरती हैं, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनको अलग फाइलम में रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? ओके,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग क्लास के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब यही फाइलम जो है वो आगे जाके देखो कैसा होता है, एनिमल किंगडम के अंदर तो सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब एनिमल किंगडम्स में भी बहुत सारे एनिमल्स है, तो बहुत सारे एनिमल्स को भी आगे क्लासीफाई किया है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कि भाई इसको इस फाइलम में रखना है, ये कैरेक्टर्स मैच करे तो इसको इसमें डालो, ये कैरेक्टर्स मैच करे तो इसको इसमें डालो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास आता है। अब क्लास में क्या देखा गया कि अच्छा ये फाइलम में है, अच्छा ये फाइलम के अंदर और बन रहा है सब क्लास, क्या बन रहा है, फाइलम के अंदर और सब डिविजन्स हो रहे हैं, तो मतलब उसको एक काम करो और एक ग्रुप बना दो, तो उसको क्या बना दिया, क्लास। समझ में ही नहीं है, ऐसे करके एनिमल्स को क्लासीफाई किया। एक ध्यान रखना कि किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स मिलते हैं, हाईएस्ट एनिमल्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनिमल्स मिलते हैं, और स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सबसे कम एनिमल्स मिलते हैं। मतलब सर, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ किंगडम की, किसकी बात करूँगा, किंगडम की, तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते हैं, कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो मैच नहीं करते हैं, जबकि स्पीशीज़ के लेवल पर कॉमन कैरेक्टर्स मैच करते हैं। जैसे हम लोग कौन है, ह्यूमन स्पीशीज़, तो जितने भी ह्यूमन स्पीशीज़ है उन सबका कैरेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा। तो इस लेवल पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, आपको पता लगेगा, मतलब स्पेसिफिक हो जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, तो हर एक का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें कॉमन कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है किंगडम के अंदर, ठीक है, ओके। ध्यान में रखना, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, फाइलम पोरीफेरा में, किसमें, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो, बचपन में पढ़ा होगा आपने 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, क्या कि जो सेल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, सेल्स एक साथ आते हैं और क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं, क्या बना देते हैं, टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल्स आएंगे और क्या बना देंगे, टिश्यू, क्या बना देंगे, टिश्यू। वही लिखा है, सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू। मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो क्या है वो, फाइलम निडेरिया है। क्या है, फाइलम निडेरिया, क्लियर है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, फाइलम पोरीफेरा। फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, फाइलम निडेरिया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो जब सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, क्या बनता है, ऑर्गन। तो वही लिखा हुआ है, टिश्यूज़ कम टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन्स, क्लियर है। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें हमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। देखो एक वर्ड यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, प्लेटी, प्लेटी मतलब फ्लैट, एंड व्हाट इज हेलमिन्थस, हेलमिन्थस इज वर्म्स, हेलमिन्थस क्या होता है, वर्म्स होता है, मतलब फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थस मतलब फ्लैट वर्म्स। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब एक और सिस्टम है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आगे बात करेंगे, फिलहाल एक बार देख लेते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा, पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा, निडेरियंस में, ओके। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा आपको, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, ओके, डन, वेरी गुड, ठीक है, मिटा दो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, उसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या सिर्फ स्टमक से बना हुआ है, नहीं, उसमें क्या आता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर क्या जाता है, ईसोफेगस में जाता है ना, कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से फिर किससे, स्टमक, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, ईसोफेगस इन्वॉल्व है, माउथ इन्वॉल्व है ना, है कि नहीं, टीथ इन्वॉल्व है कि नहीं। तो बेसिकली ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने देखा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है,
इसमें क्या सिर्फ लंग्स ही आते हैं क्या? नहीं, नॉस्ट्रिल्स आते हैं, जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स वो आते हैं, है ना। अंदर जाओगे तो आप क्या मिलेगा आपको? विंड पाइप मिलेगा, ट्रैकिया मिलेगा, फिर आगे आओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आगे जाके? क्या मिलेगा भाई बताओ, पता है कि नहीं तुमको? है ना, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई में, ब्रोंक्योल्स में, है कि नहीं। फिर आगे जाके एल्वियोलाई है कि नहीं, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ रहे हैं और एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है? सबसे पहला फाइलम है वो है एस्केलमिंथस। क्या है? एस्केलमिंथस। फिर फाइलम एनेलिडा, टेंशन नहीं लेना है, इन सारे फाइलम्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है? एस्केलमिंथस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। किसमें? हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो किसमें मिल रहा था? पॉरीफेरा में, है ना। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिल रहा था? निडेरियंस, है ना। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिल रहा था? किसमें मिल रहा था? प्लैटीहेलमिंथस। और अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिल रहा है? एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी सिमेट्री को चालू करने से पहले हम लोग कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ सिस्टम का जिक्र किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कुछ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम लोग बॉडी सिमेट्री पर जाएंगे। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। तो जिस ऑर्गन सिस्टम पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब एक ही ओपनिंग होता है और उसी ओपनिंग से ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना खाता भी है, खाने के बाद डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसी ओपनिंग से फिर एक्सक्रीट भी करता है, यानी बाहर भी निकाल देता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में सिंगल ओपनिंग है और इसी सिंगल ओपनिंग से खाना जो है वो अंदर भी लेता है ना। उसके यहाँ पे डाइजेशन भी होता है, उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो भी इसी ओपनिंग से फिर बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं है? अरे बोलो ना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? मतलब फूड भी इसी सिंगल ओपनिंग से और वेस्ट मटेरियल भी सिंगल ओपनिंग से। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? जिससे क्या लिखा है देखो, सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। एनस क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन बोलो आप, जो यहाँ से बेसिकली फूड जो है वो बाहर निकलता है। तो जो सिंगल ओपनिंग है वो माउथ जैसा भी काम करता है और एनस जैसा भी काम करता है। क्लियर है क्या? ओके। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पर दो ओपनिंग मिलती हैं। कितनी ओपनिंग? दो ओपनिंग मिलती हैं। दिस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ हाउ मच ओपनिंग्स? टू ओपनिंग्स। कितनी? 2 ओपनिंग्स है। जैसे कि एक है माउथ और एक क्या है? एनस। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री ऑर्गन है। क्या है? एलिमेंट्री कनाल है। क्या हमारे पास है? एलिमेंट्री कनाल। आंसर व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल? देखो इधर, एलिमेंट्री कनाल जो है वो बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होता है, जिसे आप जानते हो क्या कि माउथ, ये मान लो माउथ है, ओके, ये इसोफेगस, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये रहा एनस। क्लियर है ना? तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है कि नहीं? तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है, देखो यहाँ से आप फूड एंटर कर रहा है, मतलब माउथ से फूड एंटर कर रहा है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है और यहाँ से फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जा रहा है, बराबर। तो ये जो पार्ट है दिस इज माउथ,
एंड दिस इज व्हाट, एनस। ये क्या है, एनस है। क्लियर है क्या? ओके। तो बेसिकली ये जो ये ट्यूब दिख रहा है आपको, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कनाल। ये ट्यूब क्या है, एलिमेंट्री कनाल। और एलिमेंट्री कनाल में दो ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ और एक एनस। वही बोल रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी कितने ओपनिंग्स होते हैं, दो, माउथ और एनस। क्लियर है? माउथ से आप फूड एंटर करवाते हो, जबकि एनस से आप जो भी डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले लो। फिर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बेटा होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। और कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बताइए? क्या मान लो ये हार्ट है, क्या होता है ये? मान लो ये हार्ट है, क्या ये हार्ट? सर हमने तो हार्ट ऐसे बनाया है ना, ऐसा हार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हार्ट। ठीक है, तो हार्ट आप जानते हो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अगर हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है और ये ब्लड पंप किया, इसने क्या किया? ब्लड को इसने पंप किया। और मान लो यहीं पर है, ये रहे सेल्स, ये रहे टिश्यूज़, है ना, और ये ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये रहा ऑर्गेनिज्म और ये उसका हार्ट। ठीक है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है? अगर हार्ट पंप करता है, हार्ट अगर पंप करता है और वो जो ब्लड पंप हुआ है वो पूरे बॉडी में फैल जाए, क्या हो जाए? पूरे बॉडी में फैल जाए। तो जब अगर पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाएगा, मुझे बताओ यहाँ पर जो सेल्स है वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जो टिश्यूज़ है उसके अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है तुमको कि जो पूरे ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, हर टिश्यू में पहुँच जाएगा? तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि जो ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर टिश्यूज़ जो है और जो सेल्स वो नहा रहे हैं, है कि नहीं? अगर पूरा ब्लड इस पूरे बॉडी के अंदर पहुंच जाए, पूरे बॉडी के अंदर पहुंच जाए, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड है, वो बेसिकली खून के अंदर क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। ब्लड के अंदर क्या है? नहा रहे हैं, है ना? वही लिखा हुआ है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट। ब्लड अगर पंप कर दिया जाता है हार्ट से बाहर, तो एंड सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इनटू इट। जनरली क्या होता है, आप जानते हो हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। और उसमें क्या होता है, जो हार्ट में से जो मान लो यहाँ पे है टिश्यू, ठीक है, हमारे यहाँ पे है टिश्यू। तो हार्ट से जो है वो ये टिश्यू तक ब्लड कैसे पहुँचता है? बेसिकली पाइप के थ्रू पहुँचता है, कैपिलरीज के थ्रू पहुँचता है ना? किसके थ्रू पहुँचता है? एक ट्यूब जैसे ऑर्गन से पहुँचता है, जिसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं, है ना, आर्टरीज कहते हैं, है ना। उसके थ्रू जो है ब्लड जो है इसमें से पाइप, जैसे पाइपलाइन जैसे कैसा होता है पाइपलाइन, वैसे इसके थ्रू जो है वो टिश्यू तक पहुँचता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें हार्ट जो है डायरेक्टली पंप करता है और वो पूरा ब्लड जैसे हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी में फैल जाता है। उसे कहते हैं हम लोग क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड के जाने के लिए प्रॉपरली हमें क्या किया है? ट्यूब बेसिक ऑर्गेनाइज किया है बॉडी ने, और उसी ट्यूब के थ्रू जो है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक जो है वो ब्लड पहुंच जाता है। वही लिखा हुआ है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू दी ब्लड वेसल्स। समझ में आ गई है? क्लियर है क्या? ओके, बताओ ये चीज़ आपको पता था कि नहीं पता था? बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? ओके, देखो बेटा, ये सब टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनिमल किंगडम को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है। देखो आजकल का ट्रेंड ये चल रहा है कि भाई टीचर्स जो हैं वो रीड कर दे रहे हैं चैप्टर्स को और ख़त्म कर दे रहे हैं, है ना। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखो कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से करो ना, वरना मत करो भाई, है ना। ठीक है, समझते हैं। देखो मार्क्स जो है वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप समझ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? ओके, हो सकता हो आप लिख ना प्रॉपर अच्छे से लिख ना पाओ, लेकिन समझ तो पा रहे हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ओके, बस अब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे बात अलग है, लेकिन कोई चीज़ समझ में आ जाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ओके, इसी की वजह से जो है बच्चों का वो जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे चले जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। क्लियर है क्या? ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। तो ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो यहाँ पर फाइनली जो है वो हम लोग ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़त्म कर लिया है ना।
क्या खत्म कर लिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली बॉडी सिमेट्री के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं, बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करने वाले, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, बॉडी सिमेट्री। व्हाट इज बॉडी सिमेट्री, मतलब एक बॉडी को आप किस तरीके से काटो सच दैट वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो यहाँ पर बेसिकली क्लासिफिकेशन किया है बॉडी के सिमेट्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, बॉडी के सिमेट्री के बेसिस पर। और देखते हैं कितने टाइप की सिमेट्री होती है। तो ध्यान में रखना है क्या कि जो बॉडी सिमेट्री है वो होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। सबसे पहला है एसिमेट्रिकल, क्या है, एसिमेट्रिकल। दूसरा है रेडियल सिमेट्री, क्या है, रेडियल सिमेट्री। और फिर लास्ट में आता है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या आता है, बाइलेटरल सिमेट्री। अब क्या होते हैं वैसे देखेंगे। पहला ध्यान में रखना है कि जो बॉडी सिमेट्री होती है कितने टाइप की होती है, 3 टाइप। कौन कौन सा, एसिमेट्रिकल, फिर रेडियल सिमेट्री, और तीसरा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है क्या, ओके, वेरी गुड। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिमेट्रिकल। क्या लेंगे, एसिमेट्रिकल। नाम ही बोल रहा है कि जो बॉडी होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, मतलब बॉडी का कोई शेप नहीं होगा, बॉडी का कोई शेप नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये मार्कर नहीं चल रहा है, ओके, देखो इधर, जैसे ये बॉडी है, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करो, इसको आप डिवाइड करो, तो बेसिकली ये बॉडी जो है वो कहीं से भी डिवाइड कर लो। देखो मान लो ये बॉडी है, तो ये बॉडी का मान लो ये सेंटर है, बॉडी का क्या है, सेंटर है। आप इस बॉडी को कहीं से भी डिवाइड करो, कहीं से भी डिवाइड करो, क्या होगा बताओ, अरे क्या होगा बताओ। और अच्छा एग्जांपल लूँ क्या, काम करो तो नोट करो ना, मैं ज़रा एग्जांपल लिख कर आता हूँ। ओके, तो देखो इधर, तो मैं आ गया एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो डस्टर नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था, ठीक है, तो वही लेने के लिए गया था। तो ठीक है, मान लो आपके पास ये बॉडी है, क्या ये एक बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, किसका एग्जांपल देखो, ये पोरीफेरा है बेसिकली, क्या है ये, पोरीफेरा है। अब आगे जानोगे आपकी फाइलम पोरीफेरा कैसा होता है, ठीक है ना, ओके। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, ये मान लो पोरीफेरा है, क्या है ये, पोरीफेरा है, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी देखो, आप मान लो इसका जो सेंटर है, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो, डेफिनेटली कुछ टेंटेकल्स यहाँ पर आएंगे, कुछ टेंटेकल्स यहाँ पर आएंगे। अगर मान लो 3 टेंटेकल्स यहाँ पर है और 3 टेंटेकल्स यहीं पर होते, तो अगर आप कट करते तो डेफिनेटली आधा आधा डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, है ना, टोटल 6 टेंटेकल्स यहाँ पर है। तो आपने जिस तरह से डिवाइड किया, अच्छा एक और बात, जब भी आप डिवाइड करोगे तो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करोगे। मान लो कोई बॉडी है, मान लो ऐसा कोई बॉडी है, तो इसका सेंटर जानते हो आप, सेंटर ये होता है, सेंटर है ना, तो आपको हमेशा सेंटर से ही डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो भी सेंटर से डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो भी वो लाइन सेंटर से ही पास होनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं है, तो ध्यान में रखना है। बॉडी सिमेट्री को कभी भी अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हो कि वो एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली सेंट्रल लाइन से आप उसको कट करोगे, है ना, सेंटर से वो लाइन जाना चाहिए। क्लियर है क्या। तो जब आप इस बॉडी को आप डिवाइड करते हो तो ध्यान में रखना, ये बॉडी जो है वो डिवाइड होकर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। इक्वल पार्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। मतलब बॉडी का कोई शेप ही नहीं होता। मान लो अब इसका कोई शेप है क्या, नहीं है, डिवाइड करो भाई, मान लो सेंटर यहाँ पे, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, किसी भी तरीके से इक्वल नहीं लग रहा है, तो इसे क्या बोलोगे आप, एसिमेट्री। क्या बोलोगे, एसिमेट्री। तो क्या लिखा है, एनी प्लेन, मतलब आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, लेकिन ध्यान में रखना है पासिंग कहाँ से करना है, सेंटर से। ये इंपॉर्टेंट है, पास कहाँ से करने वाले हो आप, सेंटर से। और जब आप सेंटर से पास करोगे तो बेसिकली डिवाइड नहीं करेगा, इक्वल हाफ्स में। समझ में आएगी नहीं बताओ। अगर आप एसिमेट्रिकल किसी भी प्लेन से आपने पास कराया, किसी भी प्लेन से अगर आप पास कराया, कहाँ से पास कराना है आपको, सेंटर से, तो इक्वल हाफ्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जनरली क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। अभी स्पॉन्जेस क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली हम लोग जब फाइलम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में, रेडियल सिमेट्री। देखो यहाँ पर क्या केस हो रहा था, किसी भी प्लेन से आप पास कराओ, किसी भी प्लेन से आप पास कराओ सेंट्रल लाइन पे, बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। रेडियल सिमेट्री कैसा केस है, मान लो सर्कल है, देख रहे हो ना आप, है ना, सर्कल ऐसा होता है कि नहीं, है ना, अरे बन नहीं रहा है, ये लो भाई बन गया, और ये रहा सेंटर, बराबर है। अब मैं अगर मैं इस सर्कल को मैं चाहे ऐसे पास कराऊं
तो भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है ना, है कि नहीं। दूसरा, अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे पास कराऊँ, ऐसे काटूँ, तो भी मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, बताओ, मिल रहा है कि नहीं, है ना, मिल रहा है ना। दूसरा, अगर मैं आप ऐसे कट करूँ तो भी मुझे 2 इक्वल हाफ्स में मिल रहा है। लेकिन शर्त क्या है, ध्यान में रखना है, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंट्रल एक्सिस या सेंटर से पास होनी चाहिए। तो ध्यान में रखो, अगर मैं किसी भी प्लेन से, अगर मैं सेंट्रल लाइन से कोई भी कट करता हूँ, सेंट्रल लाइन से कट करता हूँ, और अगर मैं कहीं से भी कट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल हाफ्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल हाफ्स। उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। देखो क्या लिखा है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। देखो क्या लिखा है, किसी भी प्लेन से आप पास करो, और वो पास कहाँ से कराना है, उसको कट कहाँ करना है, सेंट्रल एक्सिस, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से कट करना है, तब जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्या, दैट इज स्टारफिश। जैसे कि ये देखो, है ना, अगर आप ऐसे भी कट करो, ये तो मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, लेकिन ये लो, है ना, अगर ऐसे आप कट करोगे, है ना, ऐसे कट करोगे, है ना, ऐसे कट करोगे, तो क्या होगा, बेसिकली देखो ये सब पास कहाँ से हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहे हैं ना, सेंट्रल लाइन से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी प्लेन से आप पास करोगे, शर्त यही है कि सेंटर से पास होना चाहिए। बेसिकली वो बॉडी क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। और ध्यान में रखना है क्या, जब किसी बॉडी को आप एक ही प्लेन से काट सकते हो, अगर एक ही प्लेन से काटने पर अगर 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। जैसे कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, है ना, अगर मेरे बॉडी का आधा आधा पार्ट करना है, तो क्या करोगे आप, बेसिकली यहीं सेंट्रल एक्सिस से क्या करोगे आप, कट करोगे, है ना, सेंट्रल लाइन कहाँ से पास करोगे, यहाँ से पास करोगे, है कि नहीं। मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है, देख लो भाई, ये लो, है ना, तो क्या करोगे आप, बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे कट करोगे ना, अरे ऐसे कट करोगे, तभी तो इस साइड भी आधा सर इस साइड, आधा सर इस साइड, एक हाथ इस साइड, एक हाथ इस साइड, एक पैर इस साइड, एक पैर इस साइड। तो ये कभी पॉसिबल है, जब आप ऐसे कट करोगे तब। क्या ऐसे कट करोगे तो पॉसिबल है क्या, नहीं। ऐसे कट करोगे तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा, बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएगी। अरे हमें इक्वल हाफ चाहिए ना, मतलब एक पैर एक हाथ चाहिए, यहाँ पे भी एक पैर एक हाथ चाहिए, तो कैसे कट करोगे आप, जब ऐसे कट करोगे तभी तो बॉडी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अगर हमें आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, इक्वल बॉडी मिलती है, और एक ही प्लेन से काटने पर मिलती है, उसे कहोगे आप बायलैटरल सिमेट्री। क्या कहोगे, बायलैटरल सिमेट्री। देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, है ना, आइडेंटिकल लेफ्ट, आइडेंटिकल राइट हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाता है। कब, जब मैं सिर्फ एक ही, ओनली इन वन प्लेन, जब मैं किसी एक ही प्लेन से कट करूँगा, तभी हमें ये देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस, बर्ड्स, है ना, फिशेस, ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है। तो इस सिमेट्री में क्या था, बॉडी इरेगुलर होती है, कहीं से भी कट करोगे आप, इक्वल हाफ्स आपको नहीं मिलेगा। ध्यान, शर्त क्या है, सेंट्रल लाइन से पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रेडियल सिमेट्री में क्या है, रेडियल सिमेट्री में ये कैसे है कि आप किसी भी प्लेन से पास करो, बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा, बायलैटरल सिमेट्री, आप इसमें एक ही प्लेन से आप कट करोगे, तभी आपको ये आइडेंटिकल बॉडी देखने को मिलेगी। क्लियर है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉडी सिमेट्री भी क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है ना, बॉडी सिमेट्री भी ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। ठीक है। अब व्हाट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, देखेंगे थोड़ा, लेकिन उससे पहले समझना है क्या कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके पास होते हैं जर्म लेयर्स। क्या होते हैं, जर्म लेयर्स। और बेसिकली ये जो जर्म लेयर्स होते हैं ये जनरली फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब आप बेसिकली मदर के यूटेरस में होते हो, जैसे मान लो प्रेग्नेंट लेडी है ना,
ये क्या है, प्रेग्नेंट लेडी, और ये क्या है, यूटेरस, ये क्या है, यूटेरस है। तो यहाँ पर जब आप बॉर्न हो रहे होते हो, है ना, है कि नहीं, क्लियर है क्या, ओके डन, है ना, अच्छा है कि नहीं डायग्राम। तो बेसिकली जब आप बॉर्न हो रहे होते हो यहाँ पर ही ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही बेसिकली ये जर्म लेयर्स आपको दिखाई देते हैं। ध्यान में रखना है जो जर्म लेयर्स हैं आपके बॉडी में जो भी टिश्यूज़ है, जैसे हाथ के टिश्यूज़ हो गए, लिवर के टिश्यूज़ हो गए, किडनी के टिश्यूज़ हो गए, है ना, जितने भी बॉडी में टिश्यूज़ हैं उन सब को बनाता कौन है, जर्म लेयर्स। कौन बनाता है, जर्म लेयर्स। देखो जैसे क्या लिखा हुआ, देखो मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उनके पास होते हैं जर्म लेयर्स। क्या होते हैं, जर्म लेयर्स, ओके। और ये जर्म लेयर्स बनते कब हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब आप बेसिकली जब जाइगोट बेसिकली एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा होता है, जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा होता है और एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है, तभी ये जनरली जर्म लेयर्स में देखने को मिलते हैं। अभी जर्म लेयर्स करते क्या हैं, देखो क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी अलग अलग टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वो सारे टिश्यूज बेसिकली यही जर्म लेयर्स ही बनाते हैं। क्लियर है क्या, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा अभी तक जर्म अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है, ठीक है, ओके। अभी डिप्लोप्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक के बारे में ही, लेकिन अब ध्यान में रखना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स। अब जर्माइनल लेयर्स क्या होती हैं ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। अब नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स के बेसिस पर दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स के बेसिस पर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोप्लास्टिक और एक क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक। वापस से नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये फॉर्म होते हैं, और ये लेयर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो जर्माइनल लेयर्स है इसमें नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स के बेसिस पर टू टाइप ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है डिप्लोप्लास्टिक। क्या बोल रहा हूँ, डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लो आ गया ना, डी मतलब डाई मतलब दो बार, है ना। डिप्लोप्लास्टिक मतलब क्या, दो, और ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब क्या, तीन। ब्लास्टिक मतलब बेसिकली लेयर होता है, तो डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिप्लोप्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोप्लास्टिक बेसिकली डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली दो जर्माइनल लेयर्स देखने को मिलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दो जर्माइनल लेयर्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर तीन जर्माइनल लेयर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बोलूँ दो जर्माइनल लेयर्स, तो डिप्लोप्लास्टिक में कौन से दो जर्माइनल लेयर्स हैं, एक है आउटर और एक है इनर। आउटर में कौन है, एक्टोडर्म। क्या है, एक्टोडर्म। एक्टो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, आउटर के, आउटसाइड के लिए, तो एक्टोडर्म। समझ में आया कि नहीं है। अब जबकि इनर लेयर क्या है, एंडो, अंदर की तरफ रहेगा, इनोडर्म, एंडोडर्म। समझ में आया। तो जब एनिमल डिप्लोप्लास्टिक होगा उसके अंदर दो ही जर्माइनल लेयर देखने मिलेंगे, एक एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पर तीन जर्माइनल लेयर्स मिलेंगे। सबसे पहला आउटर, मिडल और इनर। देखो आउटर तो यहाँ पर तो वही सेम है, एक्टोडर्म। इनर जो था यहाँ पे सेम है, एंडोडर्म। बस एक ऐड हो जाता है टिश्यू, वो है मेसोडर्म, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में के बीच में प्रेजेंट होता है। बेसिकली अब यही सारे लेयर्स जो है, यही सारे टिश्यूज जो है बेसिकली मिलकर ही हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को बनाते हैं। क्लियर है क्या, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक भी हो चुका। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। पहले बॉडी सिलोम, पहले हम लोग बॉडी सिलोम या बॉडी कैविटी के बारे में बात कर लेंगे, लास्ट में हम लोग बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना है सिलोम या फिर बॉडी कैविटी, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले सिलोम के बारे में, यानी बॉडी कैविटी के बारे में। देखो बॉडी कैविटी मतलब क्या, दैट इज बॉडी सिलोम यानी स्पेस। बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है बेसिकली वहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्गन्स। जैसे मैं बोलूँ जो हमारा स्टमक है, जो हमारा स्टमक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, स्टमक का वॉल है, ये क्या है, स्टमक मतलब ये वाला वॉल है, ठीक है। और ये रहा आपका दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। और बीच में स्पाइनल कॉर्ड है ना, वर्टिब्रल कॉलम है ना। और ये वाला पार्ट और ये वाले के बीच में क्या है, स्पेस है। और उसी स्पेस के अंदर बेसिक क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन्स लोकेटेड है ना। जैसे मैं बात करूँ इंटेस्टाइन है ना, लिवर है ना, किडनी है ना।
और क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, है ना। ये सब बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी के स्पेस में प्रेजेंट है ना। उसी तरीके से एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिलोम। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी सिलोम, सिलोम मतलब ही कैविटी होता है, ठीक है, यानी स्पेस। तो 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं बॉडी कैविटी के बेसिस पर। सबसे पहला है यू सिलोमेट। क्या है, यू सिलोमेट। यू मतलब होता है ट्रू, और सिलोमेट तो जानते हो आप, कैविटी, बॉडी कैविटी, है ना, तो मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। यू मतलब क्या होता है, ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी होगा, बॉडी सिलोम होगा, ऑर्गन्स को फिट रखने के लिए, ऑर्गन्स को रखने के लिए उनके पास क्या होगा, बॉडी सिलोम होगा या बॉडी कैविटी होगा। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स, एनेलिड्स टू कॉर्डेट्स। क्लियर है क्या, ओके डन। इधर आ जाओ, ए सिलोमेट, नाम ही बोल रहा है ए सिलोमेट, सिलोमेट नहीं है, ए सिलोमेट मतलब सिलोमेट नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी ही नहीं है। किसके पास बॉडी कैविटी नहीं है भाई, किसके पास बॉडी कैविटी नहीं है, देखो पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थस तक, पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थस तक बेसिकली ए सिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी ही नहीं होता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ओके। देन देखो ना, आसान रखना, याद रखना आसान है, पी से दोनों खत्म होते हैं ना, पी से स्टार्ट होते हैं, पी से खत्म, पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थस। जबकि मैं बात करूँ सूडोसिलोमेट, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान में रखना है, मार्क कर लेना है ये दोनों पॉइंट। आपसे जनरली इसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दोनों को ज़रूर पूछा जाएगा। क्या बोलेगा, सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल बता दो, क्या बता दो, सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल। सीडो वर्ड किससे आया है, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, यानी फॉल्स बॉडी कैविटी। फॉल्स बॉडी कैविटी बेसिकली ऐसी कैविटी होती है जो हमें कैविटी जैसी दिखती है लेकिन कैविटी होती नहीं है ना। फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब ये है कि वो कैविटी जैसा दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में वो कैविटी नहीं होता है ना। इसलिए हम उसका इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट। क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट। और ध्यान में रखना है इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमिन्थस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो एसिलोमेट बोल रहा हूँ मतलब जिसके पास बॉडी कैविटी नहीं है, इसमें जो फेमस एग्जाम्पल आता है वो ये है, प्लेटीहेल्मिन्थस। समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है क्या, ओके। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो सूडोसिलोमेट है उसमें फॉल्स बॉडी कैविटी, यानी कैविटी बॉडी कैविटी जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअली में कैविटी नहीं होती है। अभी बॉडी कैविटी कैसे होता है तो इसके लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा और 11वीं में आप इसको डिटेल में समझोगे, समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है, ओके। ऑलरेडी बेटा मैं आपको अच्छा खासा डीप में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो हमें समझना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, थोड़ा ऊपर जाके जाननी पड़ेंगी ताकि चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है, ओके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लास्ट बचा हुआ है तो हमारा यहाँ पर बॉडी कैविटी या सिलोम भी हो चुका है। अब हमारा एक लास्ट क्राइटेरिया बचा हुआ है बॉडी सेगमेंटेशन। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्राइटेरिया पे, एंड दैट इज सेगमेंटेशन। क्या बोल रहा हूँ, सेगमेंटेशन। अब देखो इधर लिखने से पहले देखो डायग्राम देखो, अब देखो इधर बेसिकली सेगमेंट वर्ड, सेगमेंटेशन मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स हैं वो हर एक सेगमेंट में होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अर्थवर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अर्थवर्म की बात करूँ, तो अर्थवर्म पे आपने लाइन देखा होगा, है ना। अर्थवर्म को अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो उस अर्थवर्म पर बेसिकली हमें ऐसी लाइन दिखाई देती है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज ऑल आर नथिंग बट सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। या फिर आपने कन खजूरा देखा होगा, नेरिस, जिसे हम लोग नेरिस कहते हैं, कन खजूरा को कहते हैं नेरिस कहते हैं। उस नेरिस पर भी हमें बेसिकली ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। या फिर आपने कॉकरोच देखा होगा, क्या देखा होगा, कॉकरोच। कॉकरोच को भी अगर उल्टा करोगे तो उसके बॉडी पर भी हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और ये क्या होता है, दीज ऑल आर नथिंग बट सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेगमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली जिन एनिमल्स के पास सेगमेंट्स होता है और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, सेगमेंटेशन। क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन। क्लियर है क्या, ओके। जैसे कि देखो इधर यहाँ पर जो सेगमेंट्स है वो सिर्फ एक्सटर्नल ही है,
यहाँ पर जो सेगमेंट्स कैसे हैं, एक्सटर्नली है, मतलब बाहर से सिर्फ सेगमेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये सारे सेगमेंट्स कैसे हैं, एक्सटर्नली हैं। जबकि यहाँ पर सेगमेंट देखोगे तो एक्सटर्नली तो है ही, साथ में इंटरनली भी है ना। यहाँ पर भी एक्सटर्नली भी सेगमेंट तो है ही, एक्सटर्नल सेगमेंट तो है ही, लेकिन साथ में क्या है देखो, इंटरनल सेगमेंट भी है, इंटरनल सेगमेंट भी है, इंटरनल सेगमेंट भी है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स जो बेसिकली जो बॉडी होता है उनके अंदर हमें सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, और ये सेगमेंट्स एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लेक्चर को क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। अगर ट्राई हो सके तो 2 बार देख लेना ताकि और अच्छे से समझ में आए। सर हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे बुक में नहीं दिया? बेटा दिया हुआ है। कहाँ पर दिया है? फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच बीच में ये वर्ड्स टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, समझ में आ कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को, सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होते हैं वो सबको एक साथ देख लेंगे, उसके बाद फिर सारे फाइलम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? ओके, समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना समझ में आया कि नहीं है, या फिर कोई टॉपिक या कोई वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। अगर बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स बच्चों को डाउट होगा तो मैं वो चीज़ वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है क्या? ओके, और ये वीडियो जो है वो उन बच्चों तक भी शेयर करें जो बेसिकली कोचिंग क्लासेस नहीं जाते हैं। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।